हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का लॉकडाउन कैसा चल रहा है? आई होप आप लोग लॉकडाउन में कुछ ना कुछ इनोवेटिव तो कर ही रहे होंगे। अपने आइडियाज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या पता मुझे आप लोगों का कोई आइडिया अच्छा लग जाए और मैं खुद भी ट्राई करूं और सभी सब्सक्राइबर्स को बताऊं। फ्रेंड्स, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी वाली सीरीज़ काफ़ी पसंद आई। काफ़ी लोगों ने उसे लाइक किया, तो मैं उसे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। आज हम 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा लंबा है, तो हम उसे 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसी तरीके से वीडियो को लाइक करते रहे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहे, तो मैं आप लोगों को 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पूरी कराने वाली हूँ। पक्का प्रॉमिस है मेरा ये। लेकिन वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके रेटिंग्स भी दीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही। फ्रेंड्स, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को यहाँ से वैल्यू एडिड कंटेंट मिलता रहेगा रेगुलर बेसिस पर। आप लोग मेरे बारे में जानते ही हैं। मेरा सिलेक्शन यूपीपीसीएस 2017 वाले एग्जामिनेशन में वर्क ऑफिसर की पोस्ट पर हुआ है, और क्योंकि अभी मेरी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, लॉकडाउन का पीरियड है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ वैल्यू एडिड कंटेंट शेयर कर दूं, जो आप लोगों को एग्जामिनेशन क्लियर करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। मेरे कई एग्जामिनेशंस क्लियर हो चुके हैं, मैंने ये बता दिया था। मुझे वेरियस एग्जामिनेशंस का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं सभी एग्जामिनेशंस की नीड्स को, डिमांड्स को समझती हूँ और उसी अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट डिस्कस करते हैं। लेसन नंबर 2 में हम क्या क्या कंटेंट पढ़ेंगे। लेसन नंबर 2 है हमारा इंडियन इकोनॉमी। अब हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं और उसमें हमारे ये सभी टॉपिक्स होंगे। पहला टॉपिक है द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स क्यों आए, उनके क्या क्या गोल्स, क्या क्या एम्स रहे थे। एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्री एंड ट्रेड पढ़ेंगे। ट्रेड पॉलिसी, इंडिया की जो उस टाइम पर ट्रेड पॉलिसी रही थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, इन सब चीज़ों को हम लेसन नंबर 2 में डिटेल में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स बनाएंगे ये सारी चीज़ें आप लोगों की इकोनॉमिक्स की नॉलेज की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। पंचवर्षीय योजना हम क्यों लेकर आए, उनकी क्या क्या टारगेट्स रहे थे, क्या क्या गोल्स रहे थे, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को इंडिया वेक इन द न्यू डॉन ऑफ फ्रीडम, भारत आज़ाद हुआ। लेसन नंबर 1 में हमने देखा कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के सामने बहुत ही सारे सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस थे। अब उन चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए हमने क्या पाथ ट्रैवल किया, किस रास्ते पर चले हम इकोनॉमिकली, जो हम उन चैलेंजेस को ख़त्म भी कर पाए, और आज हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, पूरी जर्नी देखेंगे हम यहाँ पर। जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम रहा था, वेलफेयर ऑफ ऑल रादर देन फ्यू, सभी का कल्याण। हमने समाज के सभी वर्गों के बारे में सोचा कि हम सभी लोगों का वेलफेयर करेंगे, सभी का कल्याण करेंगे, हमारी पॉलिसी सभी के लिए होंगी। हमारी जो सोसाइटी थी वो सोशलिस्ट सोसाइटी रही। मतलब सोशलिस्ट सोसाइटी वो होती है जहाँ पर मेजर प्रोडक्शन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। तो हमारी जो सोशलिस्ट सोसाइटी थी विथ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर, हमारा पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा मजबूत था। मेजर इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के अंडर में ही रखी गई थी, खोली गई थी। 1950 में क्या हुआ, इन 1950 प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप। अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईयर डायरेक्टली पूछा जाएगा। प्लानिंग कमीशन कब आया? 1950 में। तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, प्लानिंग कमीशन को लाने का भी एक रीज़न था, बहुत ही बड़ा रीज़न। हम डिटेल में समझते हैं। जब हम आज़ाद हुए थे हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थी, लिमिटेड रिसोर्सेज थी। अगर हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हर जगह लगाते तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो रिसोर्सेज कम पड़ जाती। लेकिन हमने क्या किया, हमने कुछ चीज़ों को उठाया, उन्हें प्रायोरिटाइज किया।
पहले हमने कुछ चीजें ली, उनको प्रायोरिटी पे रखा कि अभी हम सिर्फ इन चीजों पर फोकस करेंगे और सारी रिसोर्सेज उनके पीछे लगा दी। जब हमने उन्हें अचीव कर लिया तो फिर हमने अपनी प्रायोरिटी बदल दी, दूसरी चीजों को प्रायोरिटी दी और फिर सारी रिसोर्सेज उनके पीछे लगा दी। इस तरीके से हम एक एक करके अचीव करते गए। अब जो प्रायोरिटी डिसाइड करता था वो कौन डिसाइड करता था? प्लानिंग कमीशन डिसाइड करता था। इसलिए हमने एक प्लानिंग कमीशन बनाया कि वो प्रायोरिटीज बताएगा कि इस टाइम पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे हमें किसे रखना चाहिए। तो प्लानिंग कमीशन का ये रोल रहा था। अब देखिए, प्लानिंग कमीशन ने 3 गोल्स डिसाइड किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। तो यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। सबसे पहले प्लानिंग कमीशन के क्या क्या गोल्स थे? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, 3 ही थे, इसके अलावा चौथा कोई गोल नहीं था। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ। इंक्रीज इन जीडीपी, जो हमारा जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाना। नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, जीडीपी कैसे बढ़ता है? जब हमारी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारी कंट्री में बनाई जाएंगी, मैन्युफैक्चर की जाएंगी, तब हमारा जीडीपी बढ़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करना चाहते थे उस टाइम पर। अब देखिए, हमारी इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इंक्लूड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। इन तीनों सेक्टर से जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो जीडीपी में काउंट होता है। तो हमने इन तीनों सेक्टर्स पे फोकस किया कि हमें अपना जीडीपी बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है। सेकेंड गोल था मॉडर्नाइजेशन। जब किसी कंट्री में नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो उस कंट्री का मॉडर्नाइजेशन हो जाता है। जब नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो टैलेंट देखा जाता है कि कौन पर्सन उन टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकता है। फिर ये नहीं देखा जाता कि वो पर्सन मेल है या फिर फीमेल है। चेंज इन सोशल आउटलुक, इसलिए हमारी सोसाइटी में भी चेंजेस आए, सोशल आउटलुक में भी चेंजेस आए। यूज ऑफ टैलेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं के टैलेंट का भी यूज होना शुरू हुआ पहली बार। फिर हमारा जो थर्ड गोल था वो था सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी एक साथ ही था, ध्यान से देखिएगा। सेल्फ रिलायंस, फर्स्ट 5 ईयर प्लान गिव इम्पोर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस। पहले 5 ईयर प्लान में सेल्फ रिलायंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। अब सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? देखिए, सेल्फ रिलायंस का ये मतलब होता है कि जो हमारे सिटीजन्स की नीड्स हैं, जो हमारे सिटीजन्स को गुड्स चाहिए, वो हम खुद ही प्रोड्यूस करें, बाहर से ना लें, फॉरेन कंट्री से हम गुड्स को इंपोर्ट ना करें, अपने सिटीजन्स की नीड को हम खुद ही फुलफिल करें अपनी कंट्री में गुड्स को प्रोड्यूस करके। तो यही लिखा है यहाँ पर, रिड्यूस डिपेंडेंसीज ऑन फॉरेन गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ। जो भी गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, हम उन्हें इंडिया में ही प्रोड्यूस करें, बाहर से ना लें। लास्ट गोल था इक्विटी, एंश्योर बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रीच टू द पुअर सेक्शंस। हमें ये एंश्योर करना था कि ये जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, जब हमारी ग्रोथ बढ़ेगी तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, हमारा देश समृद्ध होगा और वो समृद्धि जो है गरीब लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। एवरी इंडियन शुड मीट हिज हर बेसिक नीड्स। हर इंडियन अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके, जो कि है फूड, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर। सभी इंडियंस के पास फूड अवेलेबल हो, हाउसिंग अवेलेबल हो, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इसी तरीके की सभी बेसिक नीड्स अवेलेबल हो जानी चाहिए। ये हमारे 4 गोल्स थे। अब हम एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। लैंड रिफॉर्म्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज अशर्ड इन अ रिवॉल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। लैंड रिफॉर्म्स और हाई यील्डिंग वेराइटीज की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर में, भारतीय कृषि में एक क्रांति आ गई, रिवॉल्यूशन आ गया। देखते हैं कैसे। लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स क्यों लेकर आने पड़े गवर्नमेंट को? देखिए, जो ब्रिटिशर्स की लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज थी, उनमें एक जमींदारी सिस्टम भी हुआ करता था, मैंने आप लोगों को बता दिया।
जमींदार को एक बड़ी बड़ी लैंड का ओनर बना दिया गया था और जो किसान थे वो सिर्फ कृषि किया करते थे, उनके पास लैंड्स नहीं थी। तो गवर्नमेंट उन्हें लैंड प्रोवाइड कराना चाह रही थी। लैंड देने के लिए लैंड रिफॉर्म लेकर आई। चेंज ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग्स की जो ओनरशिप है उसे बदल दिया गया, जमींदार से किसानों को दे दी गई। एक कंसेप्ट आया था लैंड सीलिंग का। अब लैंड सीलिंग क्या होता है देखते हैं। फिक्सिंग मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। अब देखिए, एक लैंड का साइज फिक्स कर दिया था कि इससे ज्यादा लैंड कोई भी ओन नहीं कर सकता है। उससे ज्यादा जो लैंड होगी उसे सरकार ले लेगी और वो किसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, बांट देगी। लैंड रिफॉर्म्स कहां पर सक्सेसफुल रहे? केरल और वेस्ट बंगाल में। अब देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। इंडियन एग्रीकल्चर में एक स्टैग्नेशन आ गया था। स्टैग्नेशन क्यों आ गया था? देखिए, ब्रिटिशर्स की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी उनकी वजह से उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर पे कोई ध्यान ही नहीं दिया था। ना तो इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई थी, ना नई नई टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कराई गई थी किसानों को। तो इसलिए इंडियन एग्रीकल्चर में एक स्टैग्नेशन आ गया था। अब वो जो स्टैग्नेशन है वो किसने तोड़ा? ग्रीन रिवॉल्यूशन ने तोड़ा। कैसे? हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस, व्हीट और राइस की हाई यील्डिंग वेराइटीज आई जिनसे ज्यादा यील्ड होती है, ज्यादा उत्पादन होता है, ऐसी वेराइटीज आई। रिक्वायर्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर्स, खाद आए, इरिगेशन फैसिलिटीज आई, एज वेल एज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और किसानों को पैसा दिया गया जिससे कि वो ये सारी चीजें अवेलेबल करा सकें। यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज रेस्ट्रिक्टेड टू मोर एफ्लुएंट स्टेट्स, जो हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड थे वो ज्यादा रिच स्टेट्स में ही यूज किए गए थे, जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पुअर स्टेट्स में किसान उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाए, खरीद नहीं पाए। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को ग्रीन रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट्स बता देती हूँ। सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखेंगे। हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब हम फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले हम फूड ग्रेन्स इंपोर्ट किया करते थे, बाहर से मंगाया करते थे, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमें फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम अपनी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फूड ग्रेन्स ग्रो कर रहे थे, सभी को फीड करा पा रहे थे। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो इनपुट चाहिए थे वो बहुत ही महंगे थे, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे और इन्हें सिर्फ रिच फार्मर्स ही अफोर्ड कर पाए। इन्हें कौन अफोर्ड कर पाया? सिर्फ रिच फार्मर। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फायदे हैं वो रिच फार्मर्स को ज़्यादा हुए, पुअर फार्मर्स को फायदे नहीं हुए। पुअर फार्मर और गरीब होते चले गए। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आई। अब देखते हैं इसमें क्या है। लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स बेनिफिटेड, इसमें क्या हुआ? सभी स्टेट्स को फायदा मिला। हमने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की। मतलब पहले तो हम सेल्फ सफिशिएंट हुए, अपनी जो जनता थी, हमारे जो लोग थे, उन सभी के लिए हम फूड ग्रेन्स उगा रहे थे, हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ? सेकेंड फेज में हमारी मार्केट में सरप्लस आ गए, मार्केट सरप्लस हो गए। मतलब जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा अब हम फूड ग्रेन्स उगा रहे थे, तो हमने एक्सपोर्ट करने भी शुरू कर दिए। तो इतना बड़ा एडवांटेज रहा ग्रीन रिवॉल्यूशन का। अब देखिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। डिस्पैरिटीज बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स सिंस ओनली बिग फार्मर्स कुड अफोर्ड इनपुट्स। ये मैंने आप लोग को बता दिया। स्मॉल फार्मर्स को फायदा नहीं हुआ, बड़े बड़े फार्मर्स को फायदा हो गया, क्योंकि बड़े फार्मर्स ही इनपुट्स को अफोर्ड कर पाए थे। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो बड़े फार्मर्स ही इन्हें अफोर्ड कर पाए, छोटे फार्मर्स नहीं कर पाए। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट लो इंटरेस्ट and subsidized fertilizers to the small farmers for inputs। अब गवर्नमेंट ने छोटे फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को लोन्स देने शुरू कर दिए कम ब्याज दरों पर।
जिससे कि वो भी इनपुट अफोर्ड कर सकें। और जो फर्टिलाइजर्स थे, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, उन पे सब्सिडी देनी शुरू कर दी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं वो भी ग्रीन रिवॉल्यूशन से बेनिफिट हो पाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा डिबेट ओवर सब्सिडीज। जो स्मॉल फार्मर्स को ये सब्सिडीज प्रोवाइड कराई गई थी, इनके ऊपर कुछ डिबेट है, वो देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए, तभी मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, वरना नहीं करने वाली हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का मुझे इस पर रिस्पॉन्स चाहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।